9, 10, 11। अब इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। आइए, मैट्रिक्स 9, 10, 11 को मैट्रिक रूप में लिखने पर x⁻1 y⁻ नहीं लिखते, इसे x2 लिखते हैं। x⁻1 x⁻2 x⁻3, इन्हें xyz नहीं लिखते, इन्हें x1 x2 x3 लिखते हैं। ये हो जाएगा पहला x⁻1 x⁻2 x⁻3 इक्वल टू मैट्रिक्स x1 x2 x3। देखिए इधर x1 क्या है, cos थीटा sin थीटा 0, cos थीटा sin थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0, लास्ट 0 0 1 0 0 1। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म है। ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये सारे रूपांतरण जो हैं, निर्देशांक, वो तो हैं आपके एस डैश फ्रेम के, और ये सारे हैं वो हैं आपके एस फ्रेम के। तो हमने एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो मैट्रिक्स बची है इसे बोलते हैं घूर्णन मैट्रिक्स। घूर्णन मैट्रिक कौन सी है? घूर्णन मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। और यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपके इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रदेश, इसके दो टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला चैप्टर, पहला वाला टॉपिक जो पढ़ा था वो तो आपने पढ़ा था इसके अंदर क्रोनिका डेल्टा फंक्शन, क्रोनिका डेल्टा फलन, और दूसरा पढ़ा आपने रूपांतरण मैट्रिक्स। वो रूपांतरण आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नई चीज चालू हो रही है इस चैप्टर की, और मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है जो टॉपिक्स कराने जा रही हूं मैं अब। प्रदेशों के प्रकार क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, मोस्टली इसी टॉपिक से मिलता है, प्रदेशों के प्रकार से। देखिए कितने प्रकार के होते हैं प्रदेश, वो देखते हैं। टॉपिक डालिए प्रदेशों के प्रकार, टाइप ऑफ टेंसर। और जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। पहला निश्चर प्रदेश, दूसरा प्रतिचर, तीसरा सहचर प्रदेश, चौथा मिश्रित प्रदेश। ये 4 प्रदेश के प्रकार हैं, निश्चर प्रदेश, सहचर, प्रतिचर और मिश्रित। ये 4 प्रकार आपके, इनमें से एक ना एक पूछा जाता है पेपर के अंदर, कौन से कोई सा भी पूछ लेगा वो। ये 4 अच्छे हैं। पहला निश्चर प्रदेश है, दूसरा प्रतिचर है, तीसरा सहचर है और चौथा मिश्रित प्रदेश है। इन चारों प्रदेशों में क्या क्या है बताती हूँ। देखिए प्रतिचर और सहचर मिलके, ये दोनों प्रदेश मिलके, प्रतिचर और सहचर प्रदेश मिलके क्या बनाते हैं? मिश्रित प्रदेश। मिश्रित प्रदेश किस किस का कॉम्बिनेशन है, किस किस का मिक्सचर है? वो प्रतिचर प्रदेश और सहचर प्रदेश, ये दोनों मिला दो तब बनता है मिश्रित प्रदेश। लेकिन निश्चर प्रदेश बिल्कुल अलग है। क्या है वो? ये देखिए, पहला मैं पढ़ाऊंगी निश्चर प्रदेश क्या होता है। यहीं से स्टार्ट करते पहले वाले से। निश्चर प्रदेश,
इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट टेंसर। ये आपका निश्चल प्रदेश है। निश्चल प्रदेश क्या होता है, देखो हमने दो तंत्र पढ़े हैं, एक पढ़ा है एस तंत्र, एक पढ़ा है एस डैश तंत्र। और आपने अच्छे से पढ़ा है एस तंत्र के निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं और एस डैश तंत्र के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होते हैं। अब देखिए, पहले मैं दोनों तंत्रों में निर्देशांक की बात करती हूँ, उसके बाद बताऊंगी निश्चल प्रदेश है क्या। पहले ले रही हूं मैं एस तंत्र, एस तंत्र में, और फिर लूंगी एस डैश तंत्र में। मैंने लिया एस तंत्र में कोई एक फलन है फाई, जो कि किस पर निर्भर करता है, तीन निर्देशांकों पर निर्भर करता है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। क्योंकि एस तंत्र है तो तीन ही निर्देशांक होंगे, एक्स वाई जेड। कोई एक फलन है फाई, उस तंत्र का फलन फाई जो किन किन पर निर्भर करता है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। एस तंत्र के तीन निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, इसलिए ले लिया। कोई एक फलन को आप प्रदर्शित कर रहे हो एस तंत्र के अंदर, वो तीन पर निर्भर करेगा, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। अब मैं इसको टेंसर फॉर्म में लिखती हूँ। अगर टेंसर फॉर्म में लिखते हैं प्रदिश रूप में तो कैसे लिखोगे, फाई। एक्स को क्या लिखोगे x1, वाई को लिखोगे x2, जेड को लिखोगे x3। प्रदिश रूप में लिख रही हूं x1, x2, x3, फाई। x1, x2, x3 इसे जनरल लिख रहे हैं xi। i का मतलब, i का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। i बराबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। मतलब पहला मैंने लिया एस तंत्र, एस तंत्र के अंदर मैंने एक फलन को परिभाषित किया है कि एक फलन है फाई जो कि तीन निर्देशांकों पर निर्भर करता है, एक्स वाई जेड पर। इसको अगर हम टेंसर रूप में लिखेंगे, प्रदिश रूप में लिखेंगे तो एक्स को लिखेंगे x1, वाई को लिखेंगे x2, जेड को लिखेंगे x3। ये तीन मान हो गए x1, x2, x3। तो ये इसको मैंने जनरल लिख दिया xi। आई के मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसी फलन को मैं एस डैश तंत्र में कर रहे हैं, एस डैश तंत्र में करते हैं तो इसको लिख देते हैं फाई डैश बराबर, ये भी किस किस का फलन होगा, ये एस डैश तंत्र है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तो होंगे नहीं, यहाँ होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये तीन निर्देशांकों पर निर्भर करेगा। फाई डैश प्रदिश रूप में लिखने पर डैश को लिखते हैं बार, फाई बार इक्वल टू डैश है, डैश को लिखते हैं बार, फाई बार। एक्स डैश को क्या लिखते हैं, एक्स बार 1, एक्स बार 1, वाई डैश को एक्स बार 2, जेड डैश को एक्स बार 3। तीन फलन हो गए। फाई बार एक्स बार 1, 2, 3 आई, यहाँ भी आई का मान कितना है 1, 2, 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये एस तंत्र के लिए हो गया, ये एस डैश तंत्र के लिए हो गया। अब मुझे पढ़ना है निश्चल प्रदेश होता क्या है। देखिए, निश्चल प्रदेश वो प्रदेश होता है जिसमें दोनों तंत्रों के फलनों के मान बराबर हो जाएं। मतलब एस तंत्र का फलन एस डैश तंत्र के फलन के बराबर होता है, उसे बोलते हैं निश्चल प्रदेश। एस तंत्र का फलन क्या है, फाई एक्स आई, और एस डैश तंत्र का क्या है, फाई बार एक्स बार आई। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम निश्चल प्रदेश। इसे ये कहलाता है आपका निश्चल प्रदेश। और ये शून्य कोटि का टेंसर होता है। क्यों होता है शून्य कोटि का, क्योंकि दोनों बराबर होने पर इनकी जो घातें होती हैं, जो कोटियां होती हैं वो कट जाती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है शून्य कोटि का प्रदेश कहलाता है। निश्चल प्रदेश शून्य कोटि का प्रदेश कहलाता है। अच्छा, निश्चल वेक्टर दोबारा बताऊं, चलो आ जाओ दोबारा समझाऊंगी। देखिए,
मैंने एक राशि है वो एस तंत्र और एस डैश तंत्र में डिफाइन करी थी। देखिए पहले मैं एस तंत्र में लेती हूँ। एस तंत्र का कोई एक फलन है फाई, जो 3 निर्देशांकों पर निर्भर करेगा, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। क्योंकि आपका एस तंत्र है तो उसके अंदर 3 ही होते हैं फलन, या तो एक्स, वाई और जेड। मैंने लिया कोई फलन है फाई, जो कि उस निर्देश तंत्र के अंदर 3 फलनों पर निर्भर करता है, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। तो फाई किसका फंक्शन है? एक्स, वाई, जेड का। अब मैं इसे टेंसर रूप में लिख रही हूँ। टेंसर मतलब प्रदिश रूप में। तो फाई बराबर, फाई जो है किसका फलन है? एक्स का, तो मतलब टेंसर में x1 का, वाई का तो मतलब x2 का, जेड का मतलब x3 का। अब 3 मान हो गए, 1 2 3। तो मैंने जनरल लिख दिया फाई किसका फलन है? एक्स आई का। आई का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये जो राशि डिफाइन करी है मैंने किसके अंदर करी है? एस तंत्र में। अब बात कर रही हूं मैं एस डैश तंत्र में। आइए एस डैश तंत्र में। अब फाई तो रहेगा नहीं, क्या चेंज हो जाएगा? फाई डैश। फाई नहीं रहेगा, अब एस डैश तंत्र में फाई डैश। एक्स वाई जेड नहीं रहेंगे एस डैश तंत्र में, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। फाई फलन किसका है? x1 x2 x3 का, क्योंकि ये प्रदिश रूप में था। डैश में जो लिखते हैं वो बार लगा देते हैं, तो तीनों पे बार लग गया। फिर फाइव 1 2 3 की जगह मैं आई ले लेती हूँ तो बार लगा रहेगा, क्योंकि बार का फलन है आई का मान 1 2 3। ये दूसरी समीकरण हो गई। ये एस फ्रेम के लिए एक फलन परिभाषित किया, ये एस डैश फ्रेम के लिए एक फलन परिभाषित किया। निश्चय प्रदेश वो प्रदेश होता है जिसके अंदर दोनों तंत्रों के जो फलन होते हैं वो बराबर हो जाए। एस तंत्र एस डैश के तंत्र के फलन अगर बराबर हो जाए तो वो निश्चय प्रदेश कहलाता है। एस तंत्र का तो फाई एक्स आई है, एस डैश तंत्र का फाई बार एक्स बार आई है। दोनों फलन बराबर होने पर ये निश्चय प्रदेश कहलाएगा। दोनों की कोटियां कट जाती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है शून्य कोटि का प्रदेश। शून्य कोटि का प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों तंत्रों के जो मान होते हैं, फलन होते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। बराबर होने से इनकी कोटियां कट जाती हैं और ये बन जाता है शून्य प्रदेश, शून्य कोटि का प्रदेश। केवल यही ऐसा प्रदेश है निश्चय प्रदेश जो कि शून्य कोटि का प्रदेश होता है। बाकी 3 पढ़ेंगे आप, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित। वो उनमें से कोई सा भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो शून्य कोटि का प्रदेश हो। पेपर में कभी पूछ लेता है कि शून्य कोटि का प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाता है, तो आपको जवाब दे के आना है निश्चय प्रदेश होता है, उसे हम शून्य कोटि का प्रदेश कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ूं दूसरे वाले पे? प्रॉब्लम हो तो बताइए। सेकंड वाले पे चलते हैं फिर। अब आ जाओ, ये सबको समझ में आ गया? तो आज क्लास में बच्चे कैसे कम है तुम्हारे? मुझे 2 3 ही बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर। 29 बच्चे हैं मतलब। चलो ठीक है, रोज ज्यादा रहते हैं आज कम है। क्लास का टाइमिंग सबको पता नहीं है क्या? अच्छा नेट बंद है, वही गुजर आंदोलन। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आज बच्चे कम आए क्लास के अंदर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो लोग वीडियो रिकॉर्ड होगी वो देख लेंगे वो लोग। हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। सब लोगों को वैसे पता है ना, सुबह 9 बजे से हो गई है तुम लोगों की क्लास फिजिक्स की। अब पहुंच गई होगी इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास। चलिए अब दूसरा प्रदेश स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ने नहीं लिया हो तो। स्क्रीनशॉट ले लिए? धौलपुर में बंद नहीं है नेट? अच्छा चलिए जाने दीजिए, जिसका भी बंद है वो बाद में देख लेगा। अभी अपन लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? दूसरा डालिए प्रतिचर प्रदेश। पहला निश्चर था, दूसरा प्रतिचर है, तीसरा सहचर है और चौथा मिश्रित है। दूसरे वाले पे पहुंचे अपन, प्रतिचर प्रदेश पे।
ये देखिए, हमने अभी पढ़ा निश्चल प्रदेश। निश्चल प्रदेश जो था वो शून्य कोटि का प्रदेश था। फिर मैंने बोला कोई ऐसा प्रदेश नहीं आएगा जो शून्य कोटि का प्रदेश हो, केवल निश्चल प्रदेश ऐसा होगा जो शून्य कोटि का होगा। प्रतीचर प्रदेश जो होते हैं वो शून्य कोटि का छोड़कर सारी कोटियों के प्रदेश होते हैं। एक कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, कितनी भी कोटियां ले लीजिए, सारी कोटियां डिफाइन किस में हो सकती हैं? प्रतीचर प्रदेश में। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर केवल 2 कोटियां डिफाइन करनी है, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। बाकी कोटियों से कोई मतलब नहीं है, आपको 2 कोटियां डिफाइन करके लानी है प्रतीचर प्रदेश के अंदर। हम सबसे पहले इसके अंदर 2 भाग पढ़ेंगे। पहला इसका प्रथम कोटि पढ़ेंगे, दूसरी इसकी द्वितीय कोटि पढ़ेंगे। और शून्य कोटि हमने पढ़ ली किसके अंदर? निश्चल प्रदेश में। इसके अंदर 2 कोटियां पढ़नी है, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। पहली इसके डालिए फर्स्ट प्रतीचर प्रदेश के अंदर प्रथम कोटि। प्रथम कोटि का होने का मतलब आपकी जो कोटि मिलेगी वो 1 होनी चाहिए। अगर प्रथम कोटि पढ़ा रही हूँ तो कोटि 1 होनी चाहिए, द्वितीय कोटि पढ़ाऊंगी तो कोटि 2 होनी चाहिए। बाकी सिलेबस में नहीं है, इसलिए आगे नहीं पढ़ना है आपको। द्वितीय और तृतीय चौथी वाली कोई सी नहीं है आपके सिलेबस में। प्रथम कोटि पढ़ाती हूँ। फिर दोबारा आ जाओ एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में। फिर दोबारा एक फलन लेते हैं। ये तो एस फ्रेम में पढ़ाऊंगी, दूसरा पढ़ेंगे एस डैश फ्रेम में। एस फ्रेम के अंदर लिख रही हूँ कोई एक फलन है ए आई, वहां पर फाई लिया था, यहाँ पर ले रही हूँ ए आई, और ऊपर लग रहा है आई। ध्यान से देखते जाना जो जो वर्ड लिखती जा रही हूँ। ए कोई फलन है किस तंत्र के अंदर? एस तंत्र के अंदर। और उसकी कोटि कितनी है? 1 कोटि है, इसलिए मैंने केवल आई लिया है। अगर 2 कोटि होती तो मैं यहाँ पर आई के साथ एक और ले लेती जे। 3 कोटि होती तो इसके साथ एक और ले लेती, मर्जी से लेते जाओ एल। 4 होती तो एक और ले लेती एम। तो ऐसे करके कोटियां बढ़ती जाती। लेकिन मैंने पढ़ा किस में रही हूँ? केवल आपको प्रथम कोटि में। अगर प्रथम कोटि में पढ़ा रही हूँ तो कोटि लेके चलनी है कि आपको केवल 1 कोई एक कोटि लेके चलनी है। और कोटि आपकी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है मैं आई ले रही हूँ तो आई लेनी है, जे ले लो, एम ले लो, लेकिन कोई एक ही लेनी है, 2 नहीं लेनी है। मैंने ले ली कोई भी एक कोटि आई, 1 कोटि का है। मैं जैसे ही जे लगा दूंगी आप बोलोगे ये फलन जो है वो 2 कोटि का है। मैं आई जे के लिख दूंगी, आप बोल दोगे ये 3 कोटि का है। मैं आई जे के एल लिख दूंगी, आप बोल दोगे ये 4 कोटि का फलन है। ऐसी फलन डिस्क्राइब करते हैं। मैंने केवल आई लिखा है तो इसका मतलब आप बोलोगे ये फलन जो है वो किस कोटि का है? पहली कोटि का, प्रथम कोटि का। जे लिख दिया तो द्वितीय कोटि का। इस वक्त आई लिखा है तो ये आपका केवल 1 कोटि का फलन है। ये फलन ए आई एस फ्रेम के अंदर परिभाषित करना है तो किस किस पर परिभाषित होगा? ये एक्स पर, वाई पर और जेड पर। प्रथम कोटि का फलन है जो एस तंत्र के अंदर एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। आ जाओ आगे, ए आई। अब इसे मैं प्रदेश रूप में लिख रही हूँ, x1, x2, x3, और इसको लिख देंगे ए आई एक्स आई। एक्स आई मतलब आई बराबर 1, 2, 3 रखने पर यह फलन आपको दोबारा मिल जाएगा। अब दूसरा आ जाइए। दूसरा है आपका एस डैश तंत्र। एस डैश तंत्र के अंदर ले रही हूं मैं, एस डैश है तो बाहर लग जाएगा। यहाँ आई लिया है तो यहाँ दूसरा ले लो, लेकिन प्रथम कोटि होनी चाहिए। यहाँ ले ली मैंने जे, केवल जे लिखा है। अगर केवल जे लिखा है तो ये कितनी कोटि का फलन है? 1 कोटि का। जे के साथ के लिख दो 2 कोटि, जे के साथ आई लिख दो 3 कोटि। ये मैंने यहाँ पर आई ले रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोटि चेंज कर दिया, यहाँ जे ले लिया, लेकिन है ये अब भी प्रथम कोटि का फलन। इसको परिभाषित करते हैं एस डैश फ्रेम में। ए बार जे जो है वो किस किस का होगा? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश का। ए बार जे जो होगा एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3 का होगा, जिसे लिख देंगे ए बार जे एक्स बार आई। क्या पता नहीं होता तो क्लास कैसे लेते? अरे वो उसकी गुजर आंदोलन की बोल रहे थे तो बोले मेरे से। ये आपका फलन जो चल रहा है वो एस तंत्र में चल रहा है या एस तंत्र में चल रहा है? अब मैं परिभाषित कर रही हूँ, रूपांतरित कर रही हूँ एस डैश तंत्र को एस तंत्र में, एस तंत्र को एस डैश तंत्र में। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया तो अब अच्छे से समझो। देखो, मुझे करना है एस डैश तंत्र को रूपांतरित एस तंत्र में। मुझे एस डैश तंत्र का फलन रूपांतरित करके लाना है एस तंत्र के अंदर। एस डैश तंत्र का फलन क्या है? ए बार जे, ए बार जे। और एस तंत्र का फलन क्या है? ए आई बराबर। इसको इसमें रूपांतरित करना है तो प्रतिचर सदिश कैसे रूपांतरित करता है ये देखिए। ये बार वाला फंक्शन जो होता है वो तो ऊपर आता है और इधर वाला फंक्शन जाता है वो नीचे जाता है। इधर वाला प्रतिचर सदिश के अंदर इस साइड वाला तो ऊपर और इस साइड वाला नीचे। डेल परिवर्तन होता है एक्स, ये वाला ऊपर बार जे, बार में फलन है और जे है तो डेल परिवर्तन है एक्स के अंदर और वो भी एस डैश तंत्र के जे में। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष डेल एक्स आई। पहचान होती है प्रतिचर सदिश की, अगर आपको इधर वाला फलन ऊपर मिल जाए और इधर वाला फलन नीचे मिल जाए तो आप आंखें बंद करके बोल दीजिए ये आपका कौन सा प्रदेश है? प्रतिचर प्रदेश है। प्रतिचर प्रदेश में यही डिफरेंस है। ये वाला फलन जो होता है, जो इसकी घात होती है, इसकी कोटि होती है वो तो ऊपर होती है और इधर वाले की कोटि नीचे होती है। सेम सहचर के अंदर जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? सहचर के अंदर इसकी कोटि तो ऊपर होती है और इसकी कोटि नीचे होती है, वो सहचर प्रदेश होता है। इतना डिफरेंस है दोनों में। प्रतिचर प्रदेश में इधर वाला ऊपर और इधर वाला नीचे, सहचर के अंदर इधर वाला ऊपर और इधर वाला नीचे। ये प्रतिचर प्रदेश है। इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके अंदर आपसे पूछेगा कि प्रतिचर प्रदेश किसे कहते हैं, प्रतिचर प्रदेश निकाल के दिखाइए, बस। इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एस डैश लगेगा एस डैश फ्रेम में। एस डैश फ्रेम में हम वो लगेगा बार, क्योंकि हम टेंसर का लिए लिख रहे हैं और पता है प्रदेशों के अंदर डैश नहीं लगता है, प्रदेशों के अंदर बार लगता है। तो जहां पर डैश वाला फलन चल रहा है उस जगह आपको बार लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बार लिया है क्योंकि ये एस डैश तंत्र के अंदर है और ये एस तंत्र के अंदर है, इसलिए बार नहीं लिया है। आगे समझ में आइए। ये डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, रिजल्ट जो आएगा वो देखो क्या करना है। लेके क्या चल रही हूं मैं? एस डैश तंत्र को एस तंत्र में, और निकाल के लाओगे आप एस तंत्र को एस डैश तंत्र में। कैसे निकालोगे? रिजल्ट मैं बता देती हूँ, आंसर क्या निकलने वाला है। मुझे जो निकालना है वो निकालना है एस तंत्र को एस डैश तंत्र में, उल्टा निकाल के लाना है। तो आंसर निकलेगा एस तंत्र के अंदर फलन कितना है? ए आई। एस डैश तंत्र में क्या है? ए बार जे बराबर, और प्रतिचर प्रदेश पढ़ रहे हो तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर डेल एक्स आई और ये नीचे डेल एक्स बार जे। मतलब ये तो मैं लेके चल रही हूँ और जो निकाल के लाऊंगी वो मैं ये बना दूंगी। ये आपका रिजल्ट लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। एस तंत्र को एस डैश तंत्र में कर रहे हैं तो एस तंत्र का ए आई एस डैश तंत्र का ए बार जे में कन्वर्ट करना है। तो ए आई का मान तो आपका ये ऊपर और ये फलन नीचे, तो आपका ये कौन सा प्रदेश है? प्रतिचर प्रदेश। ये आंसर है, ये निकाल के लाना है। अभी यहीं से आर्टिकल स्टार्ट होगा और यहाँ से निकालते हुए आप यहाँ पहुंच जाओगे, तो ये लास्ट फलन है। लेकिन हमें आंसर पता रहता है क्योंकि हम प्रतिचर प्रदेश अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रतिचर प्रदेश क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे है, वो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है,
चलो ये वाली क्लास तो खत्म हो रही है, वैसे भी नेक्स्ट क्लास है मेरी, इसलिए बाकी इसका आर्टिकल मैं कल करवाऊंगी। हाँ टाइम हो गया, वो मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो ये वाला आर्टिकल मैं आपको इसके आगे कल करवाऊंगी। यहाँ तक याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो भली इसका जो मैंने लिखा हुआ है, समीकरण नंबर हो गया ये 1 का। इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे। चलिए।